स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या यह 9वां एपिसोड है। हम पिछले एपिसोड में समांगी मिश्रण को, समांगी विलयन को अलग अलग करने की कुछ विधियों को सीख रहे थे, जिसमें सबसे पहले सीखा था हमने वाष्पन। वाष्पन को हमने क्लियर किया था। एक याद दिलाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि नमक और पानी को अलग करने के लिए नमक पानी को एक साथ गर्म किया गया, पानी उड़ गया, नमक बच गया। आगे अपकेंद्र, दूध से मलाई अलग करने के लिए अपकेंद्र का यूज किया गया था। पृथक्करण, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं हैं, जैसे तेल और पानी, एक में घुलाइएगा तो तेल ऊपर बैठ जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। पृथक्करण सीखे थे। ऊर्ध्वपातन में हमने सीखा था कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गैस बनने के लिए द्रव में नहीं जाती है, बल्कि डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाती हैं। उन चीजों को अलग किया था ऊर्ध्वपातन से। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वर्णलेखन। वर्णलेखन का इंग्लिश होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हमें पढ़ना है और बहुत मतलब कहा जाए कि महीन से इसको समझिए, अच्छे से समझिए ताकि ये समझ में आए। क्योंकि वाष्पन को हमने आसानी से आपको दिखा दिया, अपकेंद्रण को मट्ठा दही मक्खन बनाने में इसको भी दिखा दिया, पृथक्करण भी समझा दिया, ऊर्ध्वपातन थोड़ा बहुत आप देखे या नहीं देखे, लेकिन लगभग समझा दिया गया। वर्णलेखन आप नहीं देखे, इसकी गारंटी मेरे पास है कि आपने वर्णलेखन नहीं देखा है। तो यहाँ देखिए, समझिए और माइंड मेकअप कीजिए। इसमें वर्णलेखन का इंग्लिश होता है क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी वर्ड बना है क्रोमा से। क्रोमेटोग्राफी का जो क्रोमा होता है, क्रोमा का मतलब होता है रंग। क्रोमा का अर्थ होता है रंग, ग्रीक शब्द है क्रोमा, और वो क्रोमा का अर्थ होता है रंग। और क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये होता है कि अलग अलग रंगों को अलग करना। मान लीजिए कि एक में कुछ रंग मिल गए हैं, उनको अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे, उसी को हम वर्णलेखन में पढ़ेंगे। वर्णलेखन विधि उन्हीं चीजों के लिए है कि दो रंग आपस में मिल गए हैं, उनको अलग करना है। एक जगह इंपॉर्टेंट और चीज होता है कि अगर शराब किसी ने पी लिया है, खून के साथ शराब मिल चुका है, अल्कोहल मिल गया, तो उसको कैसे अलग किया जाएगा। चलिए पहले हम इसको समझते हैं। वर्णलेखन का मतलब कि दो रंग जब आपस में मिल जाएं, उसको कैसे अलग किया जाए। आधार क्या होता है, किस सिद्धांत पे हम इसको अलग करते हैं। तो अलग अलग कलर का घुलनशीलता पानी में अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि कोई कलर पानी में पूरा घुल जाता है, कोई नहीं घुलता है, कोई जल्दी घुलता है, कोई धीरे घुलता है। इसी के आधार पे हम इसको अलग करते हैं। वर्णलेखन समझने के लिए सबसे बढ़िया आपके पेन में जो स्याही डाला जाता है, इस मार्कर में जो स्याही डाला जाता है, उस काली स्याही को समझिएगा। काली स्याही जो होती है बहुत से रंगों का मिश्रण होती है। उसको कैसे अलग किया जा रहा है एकदम ध्यान से समझिए। इसके लिए एक वर्णलेखन पत्र होता है। वर्णलेखन पत्र होता है, उसका भी यूज किया जाता है इसको अलग करने के लिए, जिसके वर्णलेखन कागज भी कह सकते हैं। वर्णलेखन कागज आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं वो मैं नहीं जानता हूं। आप छन्ना पत्र छाननी देखे हैं ना, सूती का कपड़ा देखे हैं ना, सूती का कपड़ा समझ लीजिए कैसे छाना जाता है उसको। एकदम सूती का कपड़ा में समझ जाइएगा। छाना पत्र का सबसे बेहतर एग्जाम्पल, आप ढिबरी देखे हैं। गाँव में जब बिजली नहीं होती थी उस समय लालटेन के जगह पे शॉर्टकट लालटेन था, एक दवाई वगैरह का बोतल हुआ करता था, छोटा सा डिबिया शीशा का, उसमें ढक्कन होता था। ढक्कन में छेद करके इसमें बत्ती लगा करके मिट्टी का तेल भर देते थे और ये अच्छे से जलता था। पहले बहुत इसका यूज होता था। ढिबरी, अब घर में पूछ सकते हैं किससे कि ढिबरी क्या होता है, बहुत लोग आप में से देखे भी होंगे। तो इसको समझिए, तेल यहाँ रहता था, बत्ती यहाँ जलता था, यहाँ से तेल वहां तक खींच लेता था। सूती का कपड़ा एक बहुत बढ़िया वर्णलेखन पेपर है। वर्णलेखन पेपर के लिए हम सूती का कपड़ा यानी कि छन्ना पत्र हम ले लिए। कैसे अलग कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा एकदम। डिफिनीशन तो बहुत एक लाइन का है। डिफिनीशन है वर्णलेखन का कि दो भिन्न रंगों की एक ही विलायक में घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है, और उन रंगों को अलग करने की विधि को ही वर्णलेखन कहते हैं, या उन रंगों को वर्णलेखन विधि से अलग किया जाता है। अलग करने का सिद्धांत वही है कि अलग अलग रंगों का पानी में घुलनशीलता अलग अलग होता है। कोई तेजी से घुलता है, कोई धीरे घुलता है, कोई पहले घुलता है, कोई बाद में घुलता है। हम एक छन्ना पत्र दिमाग में बैठाइए, सूती का कपड़ा। सूती का कपड़ा हमने ले लिया, एक पट्टा इतना बड़ा ले लेते हैं, पतला करके लेने के बाद किसी एक साइड से हम 3 सेंटीमीटर माप लेते हैं। वहां पे एक पेंसिल से लाइन खींच देते हैं। 3 सेंटीमीटर मापिए, 3.5 सेंटीमीटर मापिए, 4 सेंटीमीटर। हम एग्जाम्पल जैसा आपका बुक बता रहा है वैसे हम बता रहे हैं। एक आंकड़ा बेहतर है, 3 सेंटीमीटर माप के इंच स्केल से लाइन पार खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद इसमें क्या कीजिए कि एक बूंद स्याही लीजिए, मात्र एक बूंद स्याही लीजिए, और इस
एक बूंद स्याही यहाँ पे टपका दीजिए, टपकाने के बाद इसको धूप में सुखा दीजिए। स्याही आपका सूख गया, लेकिन काला रंग वहीं का वहीं दिखाई देगा, पानी ना सूख गया जी, काला रंग वहीं दिखाई देगा, पेंसिल का वो तो हट गया है। अब इसको क्या कीजिए, एक गैस जार या बीकर समझिए, शीशा का बर्तन, शीशा का बर्तन, इसमें साफ साफ हम देख सकते हैं बर्तन है, पानी भरा है, और इतना हिसाब से पानी भरेंगे हम कि जब जिस कपड़ा को डुबाएं, या पानी भरिए जितना मन करे, लेकिन कपड़ा को इतना ही डुबाना है, इससे ये जो स्याही है वो थोड़ा सा ऊपर ही रहे, वो स्याही नीचे पानी में सटे नहीं, पानी में सटना नहीं चाहिए। स्याही को पानी में नहीं सटना है, स्याही यहाँ पे है, देख रहे हैं ना स्याही को, स्याही तो अलग भी हो गया, स्याही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी से थोड़ा सा ऊपर स्याही को रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्याही है और पानी यहाँ तक भरा हुआ है, जैसे कि आपको बताया गया कि लालटेन की बत्ती या ढिबरी की बत्ती नीचे से तेल लेकर के ऊपर खींचती है तो ऊपर जाके जलती है। जब इसमें उतना डुबोएंगे तो इसमें होता क्या है, इसकी बनावट सूती के कपड़े की छन्ना पत्र की ऐसी होती है कि पानी को ऊपर खींचना स्टार्ट कर देता है। जब खींचेगा ना तो धीरे धीरे पानी ऊपर बढ़ेगा, तो रंग के पास जाएगा, और रंग के पास जाएगा ना तो रंग को लेके ऊपर बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि उस काली स्याही में कई गो रंग होता है, वो सब रंग एक साथ नहीं बढ़ेगा, उसमें से कोई रंग जल्दी बढ़ जाएगा, कोई रंग वहीं पे रुक जाएगा, कोई धीरे बढ़ेगा, कोई तेज बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ के पट्टी बन जाएगा 2, 3 या 4 रंगों का, ठीक है। कोई बहुत आगे चला जाएगा, कोई कलर बहुत पीछे रह जाएगा, कोई वहीं पर रह जाएगा, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। पानी हम पूरा डुबाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पानी लेके जब रंग के पास पहुंचेगा तो रंग को लेके ऊपर बढ़ेगा, तो सब रंग को लेके नहीं, लाल कलर को ऊपर, उसे लेके नहीं, उसे नीचे, अलग अलग कलर आगे पीछे हो जाता है। इस पट्टी को निकाल लीजिए और आराम से सुखा दीजिए। जब सुखाइएगा तो कलर 4 जगह दिखाई देगा। हम डाले थे कितना, मात्र 1 कलर, कौन सा, बस स्याही का ब्लैक कलर डाले थे, लेकिन उस कलर में 4 कलर आपको स्याही अलग अलग दिखाई देगा, 4 कलर अलग हो जाएगा। इससे हमने क्या समझा कि पानी जब चढ़ रहा था ना, जब स्याही के पास पहुंचा तो उसमें कोई कलर ऐसा था जो जल्दी घुल जाने वाला था, तो फटाक से जल के साथ घुला और ऊपर बढ़ने लगा। कुछ कलर ऐसा था कि उससे थोड़ा धीरे से घुला तो उसके पीछे रह गया, कुछ कलर ऐसा था कि उससे भी धीरे घुला और उससे भी पीछे रह गया, कुछ कलर ऐसा था कि घुल ही नहीं पाया, वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए कलर आगे पीछे हो गए और हमारा कलर अलग अलग हो। तो वर्ण लेखन का यूज ऐसे ही होता है। वर्ण लेखन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर बताएंगे आप। इसका उपयोग कहाँ होता है, डाई में उपस्थित रंगों को पृथक करने में। डाई में जो रंग होता है उसको अलग अलग करना हो तो इस वर्ण लेखन विधि का उपयोग करते हैं। आगे है कि प्राकृतिक रंग जो होते हैं ना, लाल पीला काला, जो भी प्राकृतिक से रंग मिलते हैं उनके पिगमेंट कलर को अगर अलग कर लेना हो तो इससे अलग कर सकते हैं। आगे है कि रक्त से नशीले पदार्थों को, नशा का चीज कोई अगर खून में मिल गया है या कोई नशा चीज ले लिया है कोई व्यक्ति, उसके खून से उसको हटाना हो तो इस वर्ण लेखन का उपयोग करते हैं। आगे है, या खून जांच के लिए जो लिया जाता है उसके लिए वर्ण लेखन का उपयोग करके उसको फ्रेश किया जाता है। आगे है कि फूल की पंखुड़ियों को निचोड़ कर जो रंग निकाला जाता है उनको अलग करने में भी फूल के रंगों से, फूल के पंखुड़ियों से जो रंजक निकलते हैं उनसे रंग अलग करने में वर्ण लेखन का उपयोग किया जाता है। शॉर्टली एक चीज समझिए, नोट जब दिया जाएगा तो आप उपयोग लिख लीजिएगा, इसको भी डिफाइन करके अच्छे से लिख लीजिएगा। समझिए कि जब 2 रंग आपस में मिल गए होते हैं, 2 रंगों का घोल आपस में मिला हो, उनको अलग अलग करना हो तो वर्ण लेखन का उपयोग किया जाता है। उसके लिए वर्ण लेखन कागज का उपयोग किया जाता है या छन्ना पत्र का उपयोग किया जाता है, और इस तरीके से वर्ण लेखन का उपयोग करके हम दोनों रंगों को या 4 रंगों को अलग कर लेते हैं। अब हमें समझना है साधारण आसवन। साधारण आसवन के लिए एक डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम बहुत बेहतर नहीं बना है, आप बुक से देख के डायग्राम को बनाइएगा, ये समझने के लिए हम तैयार किए हैं। साधारण आसवन में देखिए होता क्या है। साधारण आसवन जब 2 द्रव ऐसे मिल जाते हैं जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है। क्वथनांक का मतलब कि भाप बनने का तापमान, यानी कि अगर दोनों को गर्म किया जाए तो एक बहुत पहले भाप बन जाएगा, एक देरी से भाप बनेगा। उसको कैसे हम अलग करते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि कम से कम उनके क्वथनांकों के बीच 25 केल्विन का अंतर तो निश्चित ही होना चाहिए। 25 केल्विन से कम। तो हम 2 चीज ले लेते हैं समझने के लिए, जल और एसीटोन।
जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। केल्विन अगर आप नहीं समझते हैं तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस कर लीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बन जाता है। आगे है एसीटोन। एसीटोन का होता है 329.5 केल्विन, यानी कि 56.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 56 डिग्री पर 56.5 डिग्री पे हवा बन के उड़ जाएगा। इन दोनों का मिश्रण अगर जल एसीटोन का है तो इसको साधारण आसवन विधि से हम अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे समझिए, डिफिनीशन आप नोट से लिखते रहिएगा कि दोनों का मिश्रण हम क्या किए कि यहाँ पे एक जार में, एक फ्लास्क में बंद कर लिए। हमने तो चूल्हा ही नहीं बनाया है, थोड़ा सा 1 मिनट, डायग्राम में देरी हो रहा है। अब घर की बात रहती तो आप लोगों को चूल्हा जलाने को कहा जाता, लेकिन यहाँ पे प्रयोगशाला में ऐसे ही बर्नर जलाया जाता है, ठीक है ना, इस सब प्रयोग करने के लिए। सबसे पहला एक स्टैंड हम बना लिए, जिस स्टैंड में ये जार को कस दिया गया, फिक्स कर दिया गया। नीचे एक स्टैंड है जहाँ पे नीचे से ये जल रहा है, ऊपर इस बर्तन को रख दिया गया है, ये जार को रख दिया गया है, इसमें एसीटोन और जल डाले गए। अब इसको जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, ऊपर से एक थर्मामीटर लगा के इसके भाप से मापा जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना गया। जब इसका टेम्परेचर 373 केल्विन, यानी कि 373 नहीं, पहले 329 आएगा ना, 329.5 केल्विन यानी कि 56.5 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो गारंटी है कि एसीटोन भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा। ये भाप बन रहा है। हम ऐसा देखेंगे कि बहुत अधिक नहीं बढ़ाना है, इसके बीच में 25 केल्विन का तो अंतर है ही है, लगभग 43.5 डिग्री का भी अंतर है इसमें। तो इसको हम गर्म कर रहे हैं। जब इसका 329 केल्विन पार कर गया, यानी कि 56.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तो 56.5 डिग्री सेल्सियस पे एसीटोन भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा। एसीटोन भाप बन के जब उड़ता है, ऊपर जाता है, तो इस रास्ते से ऊपर से तो फ्लक्स से बंद है। आप देखते हैं चावल के लिए जब पानी गर्म करते हैं ना, तो नीचे से आग होता है, गर्म होकर भाप बन के उठता है, ऊपर जाकर के फिर ढक्कन पे जब ठंडा पाता है तुरंत फिर पानी बन जाता है। ठीक वही काम यहाँ पे देखना है हमको। यहाँ से भाप बन के उठेगा कौन? एसीटोन। हमको कभी भी 373 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना है। 100 डिग्री जाएगा तो फिर ये भी भाप बन के उड़ जाएगा, वही भाप बन के उड़ जाएगा, फिर वही की बीमारी वही रह जाएगी। 329.5 से ऊपर टेम्परेचर करेंगे, लेकिन 373 को पार नहीं कराएंगे। सेल्सियस में समझिए 56.5 से ऊपर करना निश्चित है, लेकिन 100 डिग्री से पार नहीं कराएंगे। 56.5 डिग्री से पार हुआ, एसीटोन उड़ने लगा। उड़ने दीजिए, उड़ रहा है, ऊपर से तो बंद है, ऊपर जाएगा नहीं, यहाँ से छेद है, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे। इसको ठंडा करने के लिए ऊपर से वो आप बर्फ की मशीन में आप गए होंगे ना, देखे होंगे कि उस पाइप में पानी को ठंडा करने के लिए ऊपर से कैसे बर्फ जमा दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लगा भी सकते हैं यंत्र, इसको ठंडा करने वाला संघनक लगा सकते हैं जो टेम्परेचर कम करेगा। भाप इधर से निकल के जब यहाँ आएगा तब तक कंडेंसर इसको ठंडा कर देगा, ठंडा करके फिर पानी यहाँ बन के टप 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 यहाँ बर्तन में गिर जाएगा। 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर नहीं पहुंचा है। उसके पहले जितना एसीटोन रहेगा, भाप बन के यहाँ पे जाएगा, फिर वहां से पानी बन के टप से गिर जाएगा, फिर भाप बन के उठेगा, गिर जाएगा, गिरते गिरते सब एसीटोन निकल के भाप बन जाएगा।